Students, we have learnt about the Battle of Plassey and Battle of Buxar. And after the Battle of Buxar, the British Empire in India was firmly stable. ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और इन ऑर्डर टू कॉन्कर न्यू टेरिटरीज और ज़्यादा अब बंगाल पर तो उनका कब्जा हो चुका था, लेकिन और ज़्यादा टेरिटरीज पर और ज़्यादा ज़मीनों पर उनको अपना कब्जा करना था। तो इसीलिए और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ले, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जिसे कहा जाता है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेलेस्ले ने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इस सिस्टम के मुताबिक, इस सिस्टम के रूल्स के मुताबिक जो इंडिया के रूलर्स थे, इंडिया के जो राजा थे, उनको खुद की अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी या फिर आर्म्ड फोर्सेस रखने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि इंडियन रूलर्स जो थे वो खुद की सेना नहीं रख सकते थे। अगर उन्हें ज़रूरत होती थी सेना की किसी और राजा से लड़ने के लिए, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डिमांड करते थे कि आप हमें अपनी सेना भेज दीजिए क्योंकि हमें युद्ध लड़ने जाना है या हमें जो भी ज़रूरत है सेना की। तो वो ब्रिटिश इंडिया से या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से वो डिमांड करते थे सेना की और वो उन्हें प्रोवाइड करती थी। इसके बदले में अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए और राजाओं को प्रोटेक्शन देने के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी पेमेंट मांगती थी उन इंडियन रूलर्स से, जो भी उनकी फोर्सेस लेते थे, जो भी उनकी सेनाओं का यूज़ करते थे। अगर कोई राजा पेमेंट देने में फेल हो जाता था, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड रख दी ब्रिटिश ने और कोई राजा पूरी नहीं कर पाता था, पूरा पैसा नहीं दे पाता था, तो उसके बदले में क्या होता था, उसके राज्य का कुछ पार्ट जो था वो ब्रिटिश इंडिया में चला जाता था, यानी उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता था पेनल्टी के तौर पर। तो जो नवाब ऑफ अवध थे, अवध के जो नवाब थे और जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उनकी आधी टेरिटरी, उनका आधा राज्य जो था वो अंग्रेज़ों ने इसी तरह से हड़प लिया था, इसी सिस्टम के अंतर्गत। सो बेसिकली ये जो सिस्टम चलाया गया था सब्सिडियरी अलायंस का, इसका मेन मोटिव तो था, पहला मोटिव तो था कि टेरिटरीज हड़पना, कि दूसरे राजाओं की टेरिटरीज को हड़प लेना। इतनी ज़्यादा डिमांड करते थे वो पैसों की कि राजा पूरी ही नहीं कर पाए और वो बदले में उनके राज्य पर कब्जा कर लेते थे। दूसरा मोटिव ये था कि इंडियन रूलर्स उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना करे, कोई राजा उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दे या उनसे युद्ध करने नहीं खड़ा हो जाए। इसके लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें क्या था, इसके टर्म्स के मुताबिक अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन रूलर्स जो थे उनको अपनी खुद की सेना रखने की, खुद की आर्म्ड फोर्सेस रखने की इजाज़त नहीं थी, उनको कंपनी से सेना मांगनी पड़ती थी। तो अगर खुद की सेना नहीं रहेगी तो उनके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकता, उनके खिलाफ कोई युद्ध ही नहीं लड़ सकता। तो ये मेन मोटिव था उनका इंडिया पर कब्जा करने का। सो दिस वॉज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज डुअल गवर्नमेंट और डायरकी। सो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो 1765 में इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। डुअल का मतलब होता है टू, यानी दो। तो इसका मतलब था, डुअल गवर्नमेंट का मतलब कि बंगाल में दो मास्टर्स रहेंगे, बंगाल में दो लोग राज करेंगे, एक तो ब्रिटिश और दूसरा जो नवाब है बंगाल का वो। ये सिस्टम सिर्फ बंगाल के लिए था। ओके, सो ये रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था 1765 में। इस सिस्टम के मुताबिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी उसको पूरे अधिकार रहेंगे कि वो लोगों से रेवेन्यू या फिर टैक्सेस वसूले, अपनी मर्जी से वो टैक्स लगाते थे और अपनी मर्जी से वो लोगों से वसूलते थे। और जो नवाब रहेगा बंगाल का वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, राजकाज देखेगा, नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ये सब देखता था। तो उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपना राज्य चलाने की नवाब के ऊपर, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी, वो वही करता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी उससे करने को कहती थी। सो बेसिकली मेन पावर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, नवाब सिर्फ पपेट था उनके हाथों का। इस सिस्टम के कारण जो कंपनी थी और जो नवाब के ऑफिशियल्स थे वो करप्ट बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए, यानी कि वो अपनी मन मर्जी से टैक्स लेते थे, वसूलते थे लोगों से और गवर्नमेंट को देते भी नहीं थे, अपने पास ही रख लेते थे। तो इस कारण नवाब के ऑफिशियल्स भी और कंपनी के ऑफिशियल्स भी बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे। और इसी कारण से जब बंगाल में उस टाइम एक बहुत ज़्यादा बड़ा भयंकर फेमाइन यानी कि अकाल पड़ा था, खाने पीने की कमी हो गई थी, तो बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। तो इस कारण से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को बंद कर दिया गया 1772 में।
तो 1772 में हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इन्होंने इसे बंद करवा दिया था क्योंकि इसकी वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। नाउ रिलेशन ऑफ द ब्रिटिश विद मैसूर। मैसूर साउथ इंडिया में है, तो ब्रिटिश का मैसूर के साथ क्या रिलेशन था वो हम पढ़ेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर कब्जा कर रही थी, प्रोसेस में थी, तब मैसूर जो था वो वहाँ के जो पावरफुल रूलर थे उनका नाम था हैदर अली और उनके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। तो इन दोनों की लीडरशिप में मैसूर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा था। 1785 में टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने अपनी किंगडम के बाहर यानी कि मैसूर के बाहर एक्सपोर्टेशन बंद कर दिया सैंडलवुड यानी चंदन, पेपर, काली मिर्च और कार्डमम यानी इलायची का। मतलब इन्होंने बाहर ट्रेड करने से इन चीज़ों का मना कर दिया कि, और ये चीज़ें बहुत डिमांड में थी ब्रिटिश के लिए। ही डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेनिंग विद द कंपनी। उन्होंने अपने जो लोकल मर्चेंट्स थे, मैसूर के जितने भी व्यापारी थे, उन्हें मना कर दिया कि आप लोग कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और उन्होंने फ्रेंच के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, यानी कि वो फ्रेंच को अपना दोस्त बना लिया और उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को, अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया। अपनी सेना में उन्होंने नई नई तकनीकें, नए नए इक्विपमेंट्स वो लाए। तो उनके इन सारे कदमों से, उनके इन सारे स्टेप्स से ब्रिटिश जो थे वो गुस्सा हो गए। उन्हें लगने लगा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ये दोनों बहुत ही एम्बिशियस रूलर है और हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं। ये हमसे अगर युद्ध लड़ेंगे तो हो सकता है कि हमें हरा दें, तो इसीलिए इन्हें कंट्रोल करना चाहिए और इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। तो अल्टीमेटली 4 युद्ध लड़े गए मैसूर के साथ ब्रिटिश के, और जो सबसे लास्ट वाला बैटल था श्रीरंगपट्टनम का, श्रीरंगपट्टनम एक जगह का नाम है, तो जो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम था उसमें फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिल गई थी। तो मैसूर की जो पावर थी वो भी खत्म हो गई थी।